गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सिविल अड्डा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सिविल अड्डा पर। और आज हम लोग जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आपका होने वाला है, जिसको हम लोग भारतीय संविधान के रूप में जानते हैं, जो कि आपके परीक्षा और व्यक्तिगत जीवन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? इसके पीछे कहने का कारण ये है कि जिस प्रकार से इतिहास में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा रहते हैं, 20 to 30% जो रहते हैं वो आपके इतिहास से रहते हैं, उसी तरीके से सेम क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, वो भारतीय संविधान से मिलेंगे। और भारतीय संविधान में भी जो इसका अप्लाइड पार्ट है वो यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अब बात आती है अप्लाइड पार्ट के। क्या देखिए, संविधान बहुत आसान है। संविधान अगर आप पढ़ते हो या उसको आत्मसात करते हो तो आपको कई फायदे देखने को मिलेंगे। सबसे पहला, नंबर 1, आपकी परीक्षा में उपयोगी है। दूसरा, आपके दैनिक जीवन में भी जो उपयोग है कि आपके क्या अधिकार हैं, क्या दायित्व हैं, इन सब चीजों का भी निर्धारण संविधान के द्वारा किया जाता है। तो आज हम लोग भारतीय संविधान को डिस्कस करने वाले हैं। तो भारतीय संविधान की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि ये जो संविधान शब्द मैंने लिखा हुआ है, इस संविधान शब्द की अगर मैं बात करूं तो बात आती है कि संविधान है क्या और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में यही आ जाता है। अब बात आती है कि संविधान है क्या और आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, कोई भी घर हो, एक मैं एग्जांपल आपको आपके परिवार से देता हूं। आपका घर होता है, वहां भी आपके लिए कुछ नियम कानून होते हैं, क्योंकि कहा जाता है किसी ना किसी व्यवस्था, भूभाग या घर हो, परिवार हो या संस्था हो या देश हो, ठीक है, इन सबको चलाने के लिए एक क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन की नीड पड़ती है। अब नियम कानून की आवश्यकता पड़ती है जिसके अनुसार वहां की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सकें, इसलिए ये नियम कानून जरूरी होते हैं। तो आपका सपोज करो घर है, वहां के नियम होंगे कि आप 8 बजे से पहले घर आ जाओगे, रात में देर रात आप बाहर नहीं रह सकते हो। ये सब नियम कानून है, एक तरीके से अगर कहा जाए वो हमारे घर का संविधान है। लेकिन जब बड़े देश या राष्ट्र या समूह की जब बात आती है तो वहां पर है कि उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए समाज, सरकार, ठीक है, वर्ग, इन सबके बीच में एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको एक कहा जाता है कि बहुत अच्छे तरीके से समन्वय स्थापित करना होता है। और ये समन्वय कैसे स्थापित हो पाएगा? वो स्थापित हो पाएगा जब आपके पास एक प्रॉपर नियम कानून होंगे। तो एक सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि संविधान क्या है, एक लिखित दस्तावेज है जिसके अनुसार किसी भी देश या भूभाग या राष्ट्र या एक संस्था का कह सकते हो नियम कानून होते हैं, नियम कानून चलते हैं, या एक नियमों का एक लिखित दस्तावेज है जिसके अनुसार एक व्यवस्था का संचालन किया जाता है। बहुत साधारण भाषा में अगर कोई पूछे संविधान क्या है तो ये क्या है, ऐसा लिखित दस्तावेज है नियमों का जिसके अनुसार किसी एक व्यवस्था का संचालन किया जाता है। बहुत सिंपल सी एक आपकी ये तो हो गई परिभाषा। दूसरी बात यहां पर आती है कि जो भारत का संविधान है, अगर हम लोग बात करें भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में क्यों महत्वपूर्ण है, किस लिए महत्वपूर्ण है, तो आप देखोगे कि ये जो संविधान है ये भारत में चाहे कार्यपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, या फिर हम लोग बात कर ले कार्यपालिका के अलावा विधायिका की बात कर लो, विधायिका, विधायिका, तीसरे नंबर पर न्यायपालिका, तीसरे नंबर पर आती है हमारी न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों की स्थापना भी करता है संविधान। क्या है, इन तीनों की स्थापना। आप देखोगे कि सरकार के प्रमुख या संविधान के 3 जो प्रमुख अंग हैं उनमें से क्या है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब बात आती है कि एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दे रहा हूं क्योंकि कुछ चीजें आपको कंफ्यूज यहां पर नहीं होनी है, ठीक है। विधायिका ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, और ऊपर लिखने के पीछे रीजन क्या है वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। विधायिका और कार्यपालिका, इन तीनों की अगर हम लोग बात करें तो इन तीनों की स्थापना करने का काम भी कौन कर रहा है, संविधान के द्वारा स्थापना किया जाता है। साथ ही साथ कहा जाता है कि इन तीनों की शक्ति, इन तीनों की शक्ति क्या होगी, या फिर कहा जाए कि इनका दायित्व क्या होगा, इसका भी निर्धारण करता है, इसका भी निर्धारण
करता है। क्योंकि आप भारत के संविधान को देखोगे, एक बहुत ही खूबसूरत संविधान जो है वो बनाया गया है हमारे भारत के लोगों के द्वारा। कारण क्या है कि इन तीनों की अगर हम लोग बात करें, इन तीनों को बहुत शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है, लेकिन इनकी शक्तियों को सीमित भी किया गया है, जिससे कि एक तानाशाही रवैया किसी भी संस्था का ना हो सके। आप देखोगे, अगर हम लोग विधायिका की बात करेंगे, विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है, लेकिन उसका पालन करवाने का काम कौन करेगी? कार्यपालिका करेगी। और न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। क्यों? क्योंकि इतना स्वतंत्रता भी लेकिन इसको इतनी दी गई है कि ये भी क्या है, किसी भी तरीके से अपने आप में तानाशाही ना कर सके। स्वतंत्रता की भी एक सीमा रखी गई है, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो। आप देखते होंगे वर्तमान में भी अगर विधायिका मान लीजिए संसद कोई ऐसा कानून बना देती है जो संविधान का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका तुरंत उसको जीरो कर देगी, उसको तुरंत रोक देगी। और न्यायपालिका भी तानाशाही रवैया ना अपना पाए, इसके लिए विधायिका को भी शक्ति दी गई है। एक तरीके से एक बहुत सुंदर सा कोलैबोरेशन जो है वो इन तीनों के बीच में हमें देखने को मिलेगा। तो कहा जाता है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की स्थापना भी इस संविधान के द्वारा की गई। इनकी शक्तियां क्या होंगी, इनके दायित्वों का निर्धारण भी संविधान के द्वारा किया गया है। इवन ये कहा जाता है कि इनका सीमांकन भी करता है संविधान, कि इनकी सीमा कहां तक है, इनकी हद कहां तक है। इन सब चीजों को भी निर्धारण कौन कर रहा है? वो कर रहा है हमारा संविधान। तो संविधान क्या है? एक तरीके से पूरे राष्ट्र का, जब मैं राष्ट्र की जगह यहां पर राज्य शब्द प्रयोग करूंगा, राज्य का शब्द राष्ट्र से होगा, देश से होगा, ठीक है। तो राज्य की व्यवस्थाओं का निर्धारण, कि वहां की व्यवस्थाएं कैसी चलेंगी, समाज और सरकार के बीच में कैसा निर्धारण होगा, या फिर कहा जाए कि समाज में और सरकार में शक्ति का वितरण, अगर कह लो संविधान के द्वारा क्या क्या निर्धारण किया गया? समाज एवं सरकार जो होगी, ठीक है, एवं सरकार में शक्ति का वितरण भी, शक्ति का वितरण कि किसके पास शक्ति, क्या शक्तियां किसको दी गई हैं, सरकार को क्या शक्तियां दी गई हैं, वेलफेयर के लिए वो क्या काम कर सकती है, या जो हमारा समाज है, जो भारत के लोग हैं, वो सरकार को चुनेंगे, कैसे चुनेंगे, सरकार कैसे चुनी जाएगी। इन तमाम व्यवस्थाओं का एक कह सकते हो जो स्वरूप निर्धारित किया गया है, संविधान के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। तो इसी चीज को आज हम लोग क्या करते हैं, जानेंगे, और सुनिश्चित करना है कौन कानून बनाएगा, कौन कानून का पालन करवाएगा और कानून का संरक्षण करेगा। न्यायपालिका को क्या है? संविधान का संरक्षक, सुप्रीम कोर्ट जिसको कह सकते हो, ठीक है, जो सबसे बड़ा हमारा है माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, उनको क्या माना गया है? उनको माना गया है संविधान का संरक्षक माना गया है। संविधान का जो संरक्षक माना गया है वो किसको माना गया है? वो सुप्रीम कोर्ट को माना गया है, क्योंकि कहा जाता है कि समय समय पर सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करता रहता है संविधान की। क्योंकि कई बार ऐसे विवाद भी देखने को मिले हैं, केशवानंद भारती बनाम भारत गणराज्य जो विवाद था, उसको लेकर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि वहां पर आएगा कि मूलभूत ढांचा संविधान का क्या है। क्योंकि विधायिका अगर कभी भी ऐसा कोई नियम कानून संसद बनाती है जहां पर जो संविधान का मूल ढांचा है वो प्रभावित होता है, तो उस शक्ति को तुरंत न्यायपालिका शून्य कर देती है या उसको कैंसिल कर देती है, उस अधिनियम को, ठीक है। तो इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे जब वो सब आगे मामले आएंगे। लेकिन यहीं पर हम आज जो पहला टॉपिक शुरू करने वाले हैं संविधान के अंतर्गत, वो होगा हमारा संवैधानिक विकास। किसकी बात करेंगे? संवैधानिक विकास की। देखिए, संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ऐसा कहा जाता है कि निर्माण हुआ है, बट ऐसा नहीं है। देखो, वो तो कुछ पार्ट निर्माण हुआ है, पर उससे पहले ही आप देखोगे कि भारत में संवैधानिक विकास स्टार्ट हो चुका था। संवैधानिक विकास स्टार्ट हो चुका है। आज ये हम लोगों का टॉपिक होना प्रारंभ है, ठीक है। इस टॉपिक को हम लोग आज करेंगे। देखो, भारत का संवैधानिक विकास लगभग 75% कहा गया है, जो संविधान है वो लिया गया है 1935 के अधिनियम से। 1935 का एक्ट जो है, इससे लगभग 75% संविधान है। तो आप कैसे कह सकते हो कि सिर्फ 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में ही संविधान का निर्माण हुआ, जबकि 75% तो यहीं से लिया गया।
अब इस 75% का संवैधानिक विकास हम देखेंगे कि इसका संवैधानिक विकास कैसे हुआ, भारत में कैसे अंग्रेज आए, किस तरीके से अंग्रेजों ने इस सब चीजों को प्रारंभ किया, कैसे व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेना शुरू किया, कैसे नियम कानून बनाने शुरू किए कि इन नियम कानूनों के अंतर्गत क्या होगा, व्यवस्थाओं का प्रारंभ होगा। तो पहली बात आती है कि जो संवैधानिक विकास है ये आपको दो पार्ट में देखने को मिलेगा। ये क्या है, दो भाग में देखने को मिलेगा। अब ये दो भाग में देखने को कैसे मिलेगा, यहां पर कुछ ब्रिटिश नीति भी हमें देखनी पड़ेगी, और ब्रिटिश नीति के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इन सब चीजों को देखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात आती है, अगर हम लोग संवैधानिक विकास की बात करते हैं, मैंने कहा कि संवैधानिक विकास कैसे प्रारंभ होगा, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला तो है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम, पारित अधिनियम। देखिए जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे क्या होगा, आपको एक पर एक चीज परत दर परत खुलती चली जाएंगी और एक बहुत सी चीजें एकदम क्लियर होती रहेंगी। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आराम से चीजों को समझिएगा, जो चीजें मैं बता रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ इन सब चीजों को जानना है आपको, है ना। अब बात आती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम, ये शुरू होता है कब, ये होगा 1773 से, 1773 से और 1853 तक जो अधिनियम पारित किए जाएंगे भारत में कानून व्यवस्था को चलाने के लिए, भारत की व्यवस्था को चलाने के लिए, ये शुरू होंगे 1773 से और 1853 तक चलेंगे। कब तक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो अधिनियम पारित किए जाएंगे। फिर 1858 से आप देखोगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाएगा और भारत का शासन सीधे सीधे ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ जाएगा। वहां से जो अधिनियम पारित होंगे वो कहलाएंगे ब्रिटिश ताज के द्वारा पारित अधिनियम, ब्रिटिश ताज के द्वारा पारित अधिनियम। पारित अधिनियम, अगर इसका टाइम पीरियड हम लोग देखते हैं तो टाइम पीरियड आप देखोगे 1858 से 1858 से 1947 तक। अभी वन बाई वन करके हम लोग इसका स्टार्ट करेंगे। तो दो तरीके से संवैधानिक विकास को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला 1773 से आपका कहां तक जाएगा, वो जाएगा 1853 तक, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भी नियम कानून अधिनियम लाए जाएंगे उनको देखेंगे। उसके पास ब्रिटिश ताज के द्वारा पारित अधिनियम 1858 से 1947 के मध्य चलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट यहाँ पर सबसे पहला हम जो रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो 1773 को देखेंगे। ये महत्वपूर्ण क्यों है इसको भी थोड़ा सा जानते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है, 1773 की हम लोग बात कर लेते हैं। अब बात यहां पर आती है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को अगर हम लोग देखें, पहली चीज तो आती है कि इससे पहले भी एक दो अधिनियम आए थे बट वो इंपॉर्टेंट नहीं थे, वो लिखित नहीं थे, ठीक है, वो एक बर्बली नियम कानून बनाया गया था। बट होता क्या है, आप देखोगे कि ये प्रथम लिखित संविधान है। ये क्या है, एक तरीके से यहां से संविधान की स्टार्टिंग मानी गई है और ये फर्स्ट प्रथम लिखित संविधान इसको हम लोग यहां से कह सकते हैं कि संविधान का विकास यहां से माना गया है। अब बात आती है कि यहां से क्यों माना गया संविधान का विकास। आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि सर 1773 से पहले तो भारत में जो है, ठीक है, अंग्रेजों का शासन आ चुका है, तो अभी कैसे। बहुत सिंपल सी एक चीज है, थोड़ा सा अगर हम लोग हिस्ट्री में जाते हैं तो हिस्ट्री में एक चीज आपको देखने को मिलेगी, वो ये देखने को मिलती है
कि 1757 में आपको अगर ध्यान होगा प्लासी का युद्ध हुआ, और प्लासी के युद्ध ने यह तय कर दिया था कि भारत में अब शासन सत्ता सिर्फ और सिर्फ किसकी मतलब भारत में क्या, बल्कि बंगाल जो नॉर्थ एरिया था लगभग ये फिक्स हो चुका था कि अंग्रेजों की शासन सत्ता रहेगी। ठीक है, यदुनाथ सरकार जो समय के इतिहासकार हुए थे उन्होंने कहा है 1757 को कि ये मध्य युग का अंत और जो आधुनिक युग का प्रारंभ है। उन्होंने 1757 को माना, लेकिन अभी भी एक कमी बची थी। कमी क्या बची थी कि 1764 में 1764 में आप देखोगे जब बक्सर का युद्ध हुआ, 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ, और बक्सर का युद्ध जब होता है तो बक्सर के युद्ध से यह तय हो गया कि भारत में अब पूरे उत्तर भारत में शासन सत्ता सिर्फ व सिर्फ अंग्रेजों की रहेगी। किसकी रहेगी? अंग्रेजों की रहेगी। उत्तर भारत में पूरी तरीके से फिक्स हो गया, क्योंकि 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई, 1765 में क्या होगा, इलाहाबाद की संधि हुई। इस संधि ने एकदम क्लियर कट कर दिया था कि भारत में शासन सत्ता अंग्रेजों की आ गई। अंग्रेजों ने पूरी की पूरी पावर तो अपने हाथ में ले ली थी, लेकिन अभी वो फ्रंट पर आकर खेलना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि अगर अभी वो फ्रंट पर आकर खेलते तो क्या होता, तो सीधे सीधे उनका विरोध भारत की जनता से होता। अभी तक जो विरोध हो रहा था तो भारत के जो राजशाही है उससे विरोध सीधे सीधे चल रहा है, भारत के जो शासक वर्ग है उससे विरोध चल रहा है। लेकिन यहां पर सीधे सीधे अगर ये 1765 में क्या करते, अपने हाथ में सब चीजें ले लेते तो प्रॉब्लम होती। 1765 से 1772 तक डायरकी सिस्टम इन्होंने इंप्लीमेंट किया, अगर आपको ध्यान हो क्लाइव के द्वारा। तो डायरकी सिस्टम जब इन्होंने इंप्लीमेंट किया तो 1772 तक तो चीजें सब चलती रही, और जब इन्होंने देखा कि 7 साल में सभी चीजें पूरी तरीके से हमारे हाथ में आ चुकी हैं, तब इन्होंने क्या किया, कहा अब ऐसा करते हैं, अब नियम कानून की आवश्यकता पड़ेगी और नियम कानूनों के तहत हम भारत में शासन सत्ता का संचालन प्रारंभ करेंगे। यही चीज हमें यहां पर देखने को मिलती है। पहली चीज क्या हुई, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, ठीक है, इसको लाने के पीछे कारण क्या था कि अब भारत में पूरी तरीके से उत्तर भारत में पकड़ आ चुकी है, किसके हाथ में, अंग्रेजों के हाथ में। और साथ ही साथ उन्होंने अब क्या किया कि इस व्यवस्था को चलाने के लिए नियम कानून तो चाहिए ही होगा, तो नियम कानून अगर चाहिए तो नियम कानून बनाए। इसीलिए इसको कहा जाता है कि प्रथम लिखित संविधान माना गया, या फिर संविधान का प्रारंभ यहीं से माना गया है धीरे धीरे। और आगे आप देखोगे जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती जाएगी वैसे वैसे इसमें क्या होगा, नियम कानूनों को जोड़ा जाएगा, जिनको नहीं जरूरत होगी उनको हटाते चले जाएंगे। पहला जो सबसे प्रमुख रूप से अगर देखा जाए यहां पर इन्होंने जो काम किया था वो क्या किया है, वो किया है कि जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी है, किसकी बात करते हैं, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, कलकत्ता, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन, ठीक है, मद्रास और बंबई, इनको इसके अंडर में ला दिया। जो बंबई है, बंबई और मद्रास, ठीक है, ये दोनों प्रेसिडेंसी जो हैं वो किसके अधीन आ गई, वो आ गई कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन। अब आप कहोगे कि सर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। बात है कि ब्रिटिश बिना किसी कारण के, ठीक है, बिना किसी बात के कोई कार्य नहीं करते थे। कारण ये था कि ये जो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी इनको कलकत्ता के अधीन कर दिया गया। इनको क्या हुआ, इसके अधीन कर दिया गया। और अधीन करने के पीछे जो कारण होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक नहीं था, बहुत से कारण थे। कारण क्या था, ये तीनों के तीनों प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर होते थे, तीनों के तीनों प्रेसिडेंसी के गवर्नर होते थे, वो ब्रिटिश के क्राउन के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। और तीनों के पास समान शक्तियां हैं, और तीनों के पास जब समान शक्तियां हैं तो कई बार ऐसा देखा गया कि ये तीनों एक मत होकर राय नहीं कर पा रहे थे, एक साथ अपनी राय नहीं बना पाते थे। अगर दो राय बना रहे तो एक अलग है, या फिर एक अलग है, तीनों की अपनी अलग अलग राय है किसी भी मुद्दे को लेकर। तो यहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट जो था, विवाद, वो उत्पन्न होने लगा। और ये विवाद तब सबसे ज्यादा देखा गया जब बंबई प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर था वो कह रहा था कि मराठों के ऊपर अटैक करो, जबकि कलकत्ता प्रेसिडेंसी का गवर्नर मना कर रहा था
कि अभी अटैक मत करो, हार जाएंगे। इन द लास्ट क्या हुआ कि इन्होंने अटैक किया और हारे भी, बहुत बुरी तरीके से सेना पराजित हुई, कई लोगों की मृत्यु। बाद में कहा जाता था इन दोनों प्रेसिडेंसी ने मिलकर जब अटैक किया तब मराठों को ये लोग विजित कर पाए थे। लेकिन समस्या यहां पर जब देखी ब्रिटिश क्राउन ने कि अगर ये आपस में ही लड़ते रहेंगे तो भारत में स्थिति इनकी कमजोर हो जाएगी और भारत को बहुत मुश्किल से हमने अपने हाथ में ले पाया है। यही कारण होगा कि जो बंगाल, कलकत्ता या बंगाल जिसको कहते हैं, इसका जो गवर्नर होगा, इसका जो गवर्नर होगा उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। और कहा जाता है कि गवर्नर जनरल बनाने के बाद ये फिक्स कर दिया गया ये दोनों की दोनों जो प्रेसिडेंसी है वो किसके अधीन काम करेंगी, वो काम करेंगी आपका कलकत्ता या बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन होकर काम करेंगी। ये प्रमुख रूप से कारण था कि इन दोनों प्रेसिडेंसी को कलकत्ता के अधीन लाया गया। क्लियर? क्योंकि देखो जो भी चीजें हैं वो हमें एकदम क्लियर कट करनी पड़ेंगी यहाँ पर कि क्यों बनाया गया, उसके पीछे बेसिकली रीजन क्या था, क्योंकि बिना कारण के कोई भी कार्य यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा और हम सब चीजें अभी एक एक करके आपको बताते रहेंगे। और आप देखोगे कि जो गवर्नर जनरल है, अगर हम लोग यहीं पर देख लें, और फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बनेगा बंगाल का, वो बनेगा वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल यहां पर बना दिया गया। ठीक, अब इसके बाद दूसरी समस्या क्या उत्पन्न हुई, दूसरी ये हुई कि गवर्नर जनरल जो था वो तो था, क्या केवल अकेला गवर्नर जनरल, एक तरीके से आप कह सकते हो कि प्रेसिडेंसी रूल यहां पर स्टार्ट कर दिया गया। लेकिन गवर्नर जनरल भी पूरी तरीके से कहा जाता था एक तानाशाही रवैया, डिक्टेटरशिप ना हो जाए, उसके लिए इन लोगों ने क्या किया कि गवर्नर जनरल की 4 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। सॉरी, अब बात आती है कि गवर्नर जनरल की 4 सदस्यीय कार्यकारिणी का यहां पर गठन कर दिया गया। गठन करने के पीछे कारण यह था कि गवर्नर जनरल कोई भी डिसीजन 100% अपने आप नहीं ले सकता था, उसको क्या होता था, कार्यकारिणी जो है उससे वोटिंग होती थी, 5 लोग थे, जिधर बहुमत होता था उस चीज को माना गया। भले ही इन्होंने क्या किया, कलकत्ता या बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल तो बना दिया, उसको पावर दे दी, लेकिन इसको भी क्या है, डिक्टेटरशिप का रवैया नहीं अपना सकता था। इसको भी क्या हुई, इसकी सीमाओं को क्या किया गया, ब्लॉक कर दिया गया कि नहीं, आप क्या करोगे, आप जब भी कोई डिसीजन लोगे तो ये जो कार्यकारिणी है, जो आपकी परिषद है, काउंसिल है जिसको कह सकते हो, इसके राय पर लोगे, बहुमत के आधार पर क्या होता था, वहां पर डिसीजन होता था। तीसरा यहां पर क्या किया गया, कलकत्ता में इसी एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में क्या हुआ, सॉरी, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अब ये पहला सुप्रीम कोर्ट होगा, बंगाल बिहार उड़ीसा को इसके अंडर में लाया जाएगा। बंगाल बिहार उड़ीसा क्या होंगे, इसकी जद में आएंगे। इवन कब होगा, 1774 में, ध्यान रखना 1774 में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और इस सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और प्लस 3 अन्य न्यायाधीश थे, 1+3 की संख्या इसके अंतर्गत की गई। ये सुप्रीम कोर्ट, पहला सुप्रीम कोर्ट कब बना है, 1774 में, और वहां कहां पर, कलकत्ता में स्थापना की गई। पहले मुख्य न्यायाधीश होंगे एलिजा इम्पे। पहले जो इसके मुख्य न्यायाधीश बनाया गया वो बनाया गया बेटा किसको, एलिजा इम्पे को। और एलिजा इम्पे के साथ साथ प्लस 3 अन्य थे, जिसमें आप देखोगे पहला था हाइड,
दूसरा है चैम्बर्स, चैम्बर्स, और तीसरा है लेमेस्टर, लेमेस्टर। ये तीन अन्य न्यायाधीश थे। ये तीन जो हैं अन्य न्यायाधीश हमें देखने को मिलेंगे एलिजा एम पे। फर्स्ट जो होगा इसका सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, हाइड, चैम्बर्स, लेमेस्टर, ये तीन अन्य न्यायाधीश भारत में लाए। अब बात आई कि ये एलिजा एम पे, हाइड, चैम्बर्स, लेमेस्टर, इनको बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट को भी क्या किया गया, थोड़ा सा सीमित किया गया। इन लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ठीक है, सभी के ऊपर मुकदमा चला सकता है, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों पर भी मुकदमा चला सकता है। बट कब नहीं चला सकता है, अगर उन्होंने कंपनी के कर्मचारी के रूप में अगर कोई डिसीजन लिया है या कुछ भी किया है, तो उन पर उस बात के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मतलब अगर कंपनी को नुकसान हो रहा है और 100 भारतीयों की उन्होंने हत्या करा दी, तो उसको लेकर वहां पर किसी भी प्रकार से कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। ये सबसे बड़ा यहाँ पर ड्रॉबैक आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, जो कंपनी के कर्मचारी हैं, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, ठीक है, कर्मचारी हैं, उन पर कहा जाता है कि उपहार, उपहार, रिश्वत और निजी व्यापार पर, निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब ये प्रतिबंध क्यों लगाया गया, देखो कई बार इतिहास की जब जब घटनाएं पढ़ते हैं तो बात आती है कि भारत में इतने आक्रमण हुए, मुस्लिम आक्रमण हुए, ब्रिटिश के आक्रमण हुए, तो सबसे ज्यादा नुकसान किससे हुआ, तो नुकसान कहा जाता था ब्रिटिश के आक्रमण से हुआ। कि भारत जो सोने की चिड़िया हुआ करता था, उसको 20 रुपए पर कैपिटा इनकम पर लाके छोड़ा था किसने, वो छोड़ा था आपके ब्रिटिश ने। कई जो जर्मन या कह सकते हो दार्शनिक थे, इटालियन दार्शनिक थे, कई लोगों ने भारत के बारे में अपना अलग अलग पक्ष रखा था। किसी ने कहा था कि भारत एक ऐसा कुआं है जहां पूरे विश्व भर से सोना चांदी आकर इकट्ठा होता है और यहां से निकलने की कोई जगह नहीं है। और ब्रिटिश भारत आए भी इसीलिए थे कि सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है, भारत था। हर तरीके से, चाहे हम लोग बौद्धिक रूप की बात कर ले, बौद्धिक रूप से आज भी समृद्ध है, या आर्थिक रूप से बात कर ले, व्यापारिक रूप से, हर तरीके से भारत समृद्ध था। भारत कभी भी आप देखोगे, जो इस समय हम लोग कहते हैं कि हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करते, आपको मैं बता दूं कि पहले के टाइम में भारत एक्सपोर्ट ही करता था, इंपोर्ट कुछ नहीं होता। इंपोर्ट केवल भारत बाहर से पैसा, सोना चांदी, हीरे जवाहरात आते थे, वो भी किसके रूप में, इधर से हम सामान देते थे, उसके बदले में लेते थे। तो भारत क्या है, पूरी तरीके से समृद्ध राज्य हुआ करता था, राष्ट्र हुआ करता था। लेकिन क्या हुआ कि अंग्रेज आए ही इसीलिए थे, और अंग्रेजों ने लूट जब की, जब मैं इतिहास पढ़ाऊंगा, ब्रिटिश पॉलिसी बताऊंगा, तो वहां पर इस चीज को बताऊंगा कि कैसे उन्होंने भारत, जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो कैसे एक उसको बिल्कुल 20 रुपए पर कैपिटा इनकम पर लाकर छोड़ा। जो कंपनी के ये जो नियम आया है ना, ये कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों लगा रही है भाई, उसको क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि उन्होंने कहा कि आप गिफ्ट नहीं ले सकते हो, कुछ नहीं ले सकते हो। आप क्लाइव का जब शासनकाल देखोगे तो भारत में अगर सबसे ज्यादा किसी व्यक्ति ने लूटपाट बचाई थी तो वो क्लाइव था। ये अधिकारी क्या करते थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो व्यापार कर ही रही है, जब ये भारत में आते थे तो भारत में आने के बाद ये लोग निजी व्यापार भी शुरू कर देते थे, यहां से गुड्स भेजते थे, भाई शिप तो आते जाते रहते थे, अपना भी भेजना शुरू कर दिया, वहां परिवार, एक वहां परिवार है, अपने आप यहाँ है, व्यापार चल रहा है। तो कंपनी को इससे लॉस होने लगा। कंपनी को लॉस क्या होने लगा कि भाई आप व्यापार कर रहे हो, उसी चीज का कंपनी कर रही है, तो आप जो लाभ कमा रहे हो वो कंपनी को जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा वहां पर नहीं है। तो इसीलिए आप देखोगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि कोई भी कर्मचारी एक तो निजी व्यापार नहीं कर सकता, दूसरा रिश्वत तो मान लो चलो ठीक है, तीसरा उपहार की बात क्यों आ रही है, गिफ्ट की बात क्यों आ रही है। आप देखोगे कि क्लाइव जब जब आक्रमण करता था तो उपहार के स्वरूप में बहुत पैसा, हीरे जवाहरात लेता था और दिखा देता था कि इन्होंने हमें उपहार में दिया है, जबकि लिया क्या है, लिया जबरदस्ती किया है, लिया जबरदस्ती किया है, लेकिन दिखाया क्या गया, नहीं भाई उपहार है, सॉरी। तो उपहार के रूप में दिखा देते थे कि भाई हमें गिफ्ट मिला है।
और गिफ्ट जो है वो लंदन भेज दिए जाते थे, और बहुत बड़ी मात्रा में। तो सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, वहां के कर्मचारियों ने भी भारत को लूटा है बहुत बड़ी मात्रा में। इन सब चीजों को ही हमें तो यहाँ पर इसको पढ़ना है। तो ये लोग क्या करेंगे कि कंपनी के कर्मचारी पर उपहार, रिश्वत और निजी व्यापार पर भी प्रतिबंध लगा देंगे पूरी तरीके से, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नुकसान हो रहा है। देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने फायदे के लिए कर रही है, लेकिन अभी एक स्टेप और हम आगे चलेंगे, तब आपको और भी चीजें परत दर परत खुलेंगी कि ये नियम कानून क्यों लाए जा रहे हैं, नियम कानून के पीछे जरूरत क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट। ये तो प्रमुख रूप से बातें हो गई आपकी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। नेक्स्ट यहां पर आते हैं, अगला एक्ट आया है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। हाँ, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की बात करते हैं। ये उस समय के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश के, उनका नाम था विलियम पिट। ठीक है, विलियम पिट, उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। विलियम पिट द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया है। अब बात यहां पर आती है कि ये पिट्स इंडिया एक्ट क्यों लाया गया, इसके पीछे कारण क्या था। एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को लूटने में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ जो ब्रिटेन है वो अपनी पॉलिसीज को अब धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना शुरू करेगा। और क्यों शुरू करेगा, अब आप कहोगे कि सर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है तो ब्रिटेन की, तो दोनों की पॉलिसीज कैसे अलग अलग होंगी। अब समझते हैं होता क्या है। पहले आप देखोगे, अभी तक क्या था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते कंपनी के डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते थे कि भारत में जितने भी मामले हैं, व्यापारिक हैं, राजनीतिक हैं, सभी मामले देखा करते थे। लेकिन ब्रिटिश क्राउन ने क्या कहा, ब्रिटिश संसद ने कहा नहीं, ये अब नहीं चलेगा। आप क्या है, आप सिर्फ बस सिर्फ व्यापारिक मामले देखोगे। आप क्या है, सिर्फ बस सिर्फ व्यापारिक मामले जो हैं वो देखोगे कि व्यापार कैसे करना है, क्या करना है, बाकी चीजों से आपका नहीं होगा। फिर कहा राजनीतिक मामले कौन देखेगा। अब राजनीतिक मामलों में धीरे धीरे आप देखो, कंपनी को पहले फ्री हैंड दे दिया इंडिया में कि आप इंडिया में जाओ, जो कुछ करना है करो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें आप पूरा हम आपको सहयोग कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही कंपनी ने भारत में आकर पूरी तरीके से अपने आप को कैप्चर कर लिया, ठीक है, सभी चीजों को अपने हाथ में ले लिया, भारत की शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया, वैसे ही इन्होंने क्या शुरू किया, अब कंपनी के ऊपर लगाम कसना शुरू किया ब्रिटिश संसद ने। ठीक है, और लगाम क्यों कस रही है ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट में। सुनो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो था, कहा आप व्यापारिक मामले में देखेंगे, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की क्या की गई, स्थापना की गई। इनसे कहा गया ये राजनीतिक मामले देखेंगे, राजनीतिक मामले वो कौन देखेगा, वो देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और इसकी क्या होगी, स्थापना की जाएगी इस एक्ट में। समझ रहे हो, धीरे धीरे खेल समझ में आ जाएगा कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर लगाम कस रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट। कह रही है ऐसा करो, तुम व्यापार देखो, केवल ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, भारत में तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, अब हम करेंगे, और जितने राजनीतिक मामले हैं उसमें हमारा हस्तक्षेप होगा। इसी तरीके से आप कह सकते हो कि इन दोनों को अगर मिला लिया जाए तो भारत में जो द्वैध शासन है, द्वैध शासन इसको भी कहा जा सकता है। द्वैध शासन का प्रारंभ जो है इसके माध्यम से यहां पर कर दिया गया। सेकंड क्या हुआ कि एक प्रॉब्लम यहां पर फिर से आना शुरू हुई। फिर से क्या आना शुरू हुई, जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी थी,
यहीं पर मैं बता दे रहा हूं, जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल है, इसकी जो कार्यकारिणी थी या काउंसिल परिषद कह लो, जो भी कह लो, ठीक है, कार्यकारिणी है, इसकी संख्या थी 4, इसकी संख्या थी 4। अब इस संख्या को घटाकर कर दिया गया 3, इसको क्या किया गया, इसको कर दिया गया 3 कर दिया गया। कारण क्या था, कारण यह था कि जो 4 थे उनमें चारों में क्या था कि वो भी नियुक्त किसके द्वारा किए जाते थे, वो किए जाते थे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। जब ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उसको अपॉइंट किया जाएगा तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होना ये शुरू हो गई कि भाई 4 हैं और इसको 3 इसलिए कर दिया गया क्योंकि फिर वहां पर विवाद उत्पन्न हो गया, कोई भी एक दूसरे की बात मानने को वहां पर तैयार नहीं था। यही सब चीजें हमें देखने को मिलेंगी कहां पर, यहाँ, कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी है उसकी संख्या को घटाकर कितना कर दिया गया, 3 कर दिया। ये पिट्स इंडिया एक्ट किसके 1784 में किया गया। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आप देखोगे कि चार्टर एक्ट की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, किसकी बात करेंगे, चार्टर एक्ट, क्योंकि चार्टर एक्ट जो है वो आपका महत्वपूर्ण हो जाता है ज्यादा। चार्टर एक्ट 1813। अब देखते हैं कि भाई चार्टर एक्ट में क्या चल रहा है और किन किन चीजों की यहां पर बात की जाएगी। सबसे पहले बात आई कि कंपनी को जो एकाधिकार दिया गया था या कंपनी को जो व्यापार का अधिकार दिया गया था उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, क्योंकि कंपनी की मियाद खत्म हो रही थी। कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। बात समझ में आ जाएगी कि ये चल क्या रहा है। थोड़ा सा एक लाइन और मैं लिख देता हूं, फिर बहुत सी चीजें समझ में आ जाएंगी। व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ा दिया गया। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया। लेकिन चाय का व्यापार, चाय का एवं चीन के साथ व्यापार, चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार रहा। मोनोपोली जिसको कहते हो। अब इन दोनों लाइनों का मतलब समझ लो और बहुत अच्छे से देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट कितनी धूर्त हो सकती है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इनकी एक पॉलिसी होती थी। पॉलिसी क्या होती थी, अगर किसी देश को अपना गुलाम बनाना है तो ये सीधे सीधे इंटरफेयर नहीं करते थे, क्योंकि इनको पता था कि अगर हम सीधे सीधे किसी भी राज्य में किसी भी राष्ट्र को हम अपना गुलाम बनाएंगे तो तमाम तरीके के हमारे ऊपर आरोप आएंगे या हम उसे अपना उपनिवेश बनाएंगे, क्योंकि लोग कहेंगे कि आप क्या है, जबरदस्ती कब्जा कर रहे हो देश को। उदाहरण के लिए क्या है, चाइना की पॉलिसी देख लो। चाइना क्या करता है, वर्तमान में इतना पैसा देता है देशों को कि वो ऋण चुकाने से क्या होते हैं, एकदम कह देते हैं कि महाराज अब माफ करो, अब हम आपको क्या करेंगे, पैसा आपका वापस नहीं कर पाएंगे। फिर चाइना कहता है ठीक है ऐसा करो, तुम ये वाला अपना बंदरगाह दे दो। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको ध्यान होगा श्रीलंका में, या अभी हाल ही में मॉरिशस
की बात कर लो, सॉरी मॉरिशस मैं कह रहा हूँ, एक वो कौन सा द्वीप है अपने यहाँ, वहां पर उन लोगों ने क्या किया, चाइना ने बहुत फ्लुएंटली पैसा देना शुरू कर दिया, श्रीलंका को बहुत फ्लुएंटली पैसा दिया, क्योंकि क्या है, चाइना मिलिट्री पावर नहीं है, इकोनॉमिक पावर है बहुत बड़ी। ये सच बात है, अमेरिका से भी ज्यादा, क्योंकि अमेरिका का ही पैदा किया हुआ शैतान है चाइना। चाइना के पास पैसा है बहुत, वो अंधाधुंध पैसा देता है, और इतना पैसा देता है कि आदमी लास्ट में कहता है कि मेरी जमीन ले लो। जैसे पहले होता था ना, गांव में बड़े बड़े साहूकार होते थे, पैसा इतना दे देते थे कि व्यक्ति लास्ट में क्या कहता था कि महाराज आप हमारी जमीन ही ले लो और हमारे प्राण छोड़ो। सेम यहाँ पर है, ये लोग क्या करते थे, किसी भी देश को अपना उपनिवेश बनाना है तो पहले एक कंपनी बनाते थे, और उस कंपनी को बना के उस देश में भेजते थे, उसको पूरी तरीके से अपना समर्थन देते थे, पैसा देते थे, सुरक्षा देते थे, और जब वो कंपनी वहां पर उस देश की हर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन, शासन प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर देती थी, फिर ये धीरे धीरे क्या करते थे, कंपनी को खत्म करना शुरू कर देते थे, और एक दिन ऐसा आता था कि सीधे सीधे उस देश का शासन अपने हाथ में ले लेते थे। सेम चीज यहां पर कर रही है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आप देखोगे कि भारत में ब्रिटेन ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब पूरी तरीके से अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया भारत के ऊपर, अब धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, नकेल कसना शुरू किया कंपनी के ऊपर, और कंपनी के ऊपर ऐसी नकेल कसी कि कहा कि आपका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो रहा है, व्यापार का जो लाइसेंस है उसको हम 20 वर्ष के लिए बढ़ा दे रहे हैं, लेकिन आपको क्या करेंगे, जो व्यापारिक एकाधिकार है, जो मोनोपोली है, ये हम खत्म कर रहे हैं। बोले क्यों साहब, आप क्यों खत्म कर रहे हैं? बोले नहीं, अब भारत के साथ ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति चाहेगा, कोई संस्था चाहेगी, वो व्यापार कर सकता है, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी विद्रोही ना हो जाए, उसके लिए क्या कहा कि चीन के साथ जो आप व्यापार कर रहे हो उस पर आपकी मोनोपोली एकाधिकार रहेगा, भारत में जो चाय का व्यापार कर रहे हो आप, उस पर मोनोपोली रहेगी, चाय के व्यापार को आपके कोई भी टच नहीं करेगा, लेकिन बाकी सब व्यापार पर से जो आपको एकाधिकार है वो पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जा रहा है। अब वही हाल है ना कि मरता क्या ना करता, तो ये सब हाल चल रहा है कहां पर, वो है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर। अब बात आती है नेक्स्ट, इसी एक्ट के अंतर्गत क्या होगा, आप देखोगे कि ईसाई मिशनरियों को, ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की ये क्वेश्चन आता है, धर्म प्रचार की अनुमति दी गई, की अनुमति दी गई। अभी जो धर्म प्रचार की अनुमति दी जा रही है ईसाई मिशनरियों, तो अब कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया कौन से एक्ट के अंतर्गत किया गया था ये सब, तो वो दी गई है किसके, इसी एक्ट के अंतर्गत। ईसाई मिशनरी जितनी भी थी उनसे कहा आप जाओ भारत में, और भारत में जाने के बाद आप क्या है, वहां पर धर्म का प्रचार प्रसार करो। और ये ईसाई मिशनरियां आप देखोगे सबसे पहले कहाँ जाएंगी, नॉर्थ ईस्ट में। सबसे पहला जो शिकार बनेंगे वो बनेंगे जो, जिनको हम लोग शुद्ध जो SC ST हैं उनको बनाते हैं निशाना, कहते हैं कि आप लोग ऐसे धर्म को ही क्यों मानते हो जहां पर आपको कोई अधिकार नहीं है, ना शिक्षा का अधिकार है, ना पढ़ने लिखने का अधिकार है, ठीक है, ना ही आपको मंदिर में जाने का अधिकार है, ना रहने का, समाज में रहने का अधिकार नहीं है, तो आप ऐसे धर्म को क्यों मानते हो, आप हमारे साथ आओ, हम आपको गिरजाघर में अपने जाने का पूरा अधिकार देंगे, सभी चीजें सभी सुविधाएं देंगे। और आप देखोगे कि लोग जाएंगे भी उस, क्योंकि जहां लोगों को सम्मान और सभी चीजें मिलेंगी तो उधर जाएंगे। और ये वही टाइम है जो भारत के इतिहास में आप देखोगे जब भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किए जाएंगे, स्वामी विवेकानंद आगे आएंगे, दयानंद सरस्वती आगे आएंगे, ये सब आकर क्या करते हैं, सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। कारण क्या था, इनको पता था कि इनका जो धर्म प्रचार का उद्देश्य है वो कुछ और ही चल रहा है, ठीक है। तो एक्ट जब जब आएंगे तो इनमें कोई ना कोई पीछे इसके रीजन रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट यहां पर आप देखोगे कि भारत में इन्होंने लिखा कि भारत में प्रतिवर्ष शिक्षा पर
शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा, 1 लाख रुपए खर्च होगा। मतलब भारत से लूटेंगे करोड़ों में, और भारत की शिक्षा पर पैसा कितना खर्च कर रहे हैं, 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। ये कहा गया है कहां पर, इस एक्ट के अंतर्गत। ये प्रमुख प्रमुख बातें हैं संविधान के उससे। अब आते हैं नेक्स्ट, अगला है चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट की बात करते हैं तो चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 क्यों इंपॉर्टेंट है, और इसमें क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं, और किन चीजों को अभी तक पूछा गया है। सबसे पहली बात आई कि जो कंपनी थी, मैंने कहा ना कि कंपनी के 1813 में कहा गया कि 20 साल के लिए आपके बढ़ा दी जा रही है, लाइसेंस को फिर बढ़ा दिया गया, और 20 साल देखो 1833 हो गया ना। अब 1833 में क्या किया इन्होंने, आते आते कंपनी को अब देखो समाप्त करना शुरू कर रहे हैं। अब यहां से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त होगी, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब समाप्त होगी तभी तो भारत में शासन सत्ता किसके हाथ में आएगी, सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आएगी। यही चीज हमें देखने को मिलेगा कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया। अब भाई साहब ये क्या किया, बात आती है कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था पूरी तरीके से खत्म। का ऐसा है अब आपकी शक्तियां खत्म, आपको चाय आए जिस पे भी हमने दिया था ये सब खत्म होगा। अब कोई भी व्यापार किसी भी फील्ड में कर सकता है भारत के साथ ब्रिटेन का। ये हुआ। इवन आप देखोगे जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर अब भारत का गवर्नर जनरल होगा। अब भारत का गवर्नर जनरल होगा, ठीक है। बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है अब वो भारत का गवर्नर जनरल होगा। और पहले भारत के गवर्नर जनरल बनेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर हम लोग फर्स्ट की बात करें तो कौन बना था, वो होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक होंगे, क्योंकि आप देखोगे लॉर्ड विलियम बेंटिक एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो भारत में समाज सुधार के लिए सबसे ज्यादा जाने जाएंगे, ठीक है। जितने भी आप देखोगे चाहे जो मुद्दे होंगे समाज सुधार को लेकर या तमाम तरीके की चीजें हमें जब देखने को मिलेंगी तो वहां पर देखने को मिलेंगी लॉर्ड विलियम बेंटिक का बहुत नाम आएगा। ये इतिहास में जब आप गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे तब तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसी समय एक और काम हुआ। वो क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी, जो गवर्नर जनरल होते थे, ठीक है, इनकी एक कार्यकारिणी थी या परिषद कह लो, कार्यकारिणी। इसमें मेंबर कितने थे, इसमें मेंबर थे 3। अब इन्होंने क्या किया, फिर से इंक्रीज कर दिया। फिर से अब क्या किया कि अब मेंबर्स कितने होंगे, 4 होंगे। और जो फोर्थ होगा, जो फोर्थ मेंबर होगा वो विधिक सदस्य होगा, वो विधिक सदस्य होगा, ठीक है। और इसी एक्ट के अंतर्गत आप देखोगे
कि विधि आयोग की स्थापना की जाएगी। विधि आयोग जो है उसकी स्थापना, लॉ कमीशन की जब बात आती है तो लॉ कमीशन विद आयोग की स्थापना की गई। वो किसके अंतर्गत स्थापना की गई? ठीक है, विधि आयोग की स्थापना किसके अंतर्गत की जाएगी? वो की जाएगी आपका 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत। अब नेक्स्ट चीज यहां पर एक और देखने को मिलेगी कि ये जो विधि आयोग है इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। विधि आयोग जो है इसका जो अध्यक्ष बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा, प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले, ये वही मैकाले है जिसने कहा था कि भारत के वेद पुराण या जितनी भी साहित्य है उसमें उतना ज्ञान नहीं है जितना यूरोप की लाइब्रेरी में रखे हुए सिर्फ व सिर्फ एक बुक में है। ये कहा था किसने? लॉर्ड मैकाले ने। सोचो मानसिक रूप से कितने तोड़ना चाह रहा था भारत में। ठीक है, किसी व्यक्ति को अगर आप अपना गुलाम बनाना चाह रहे हो सबसे पहले उसको क्या है? मानसिक रूप से तोड़ दो, उसको मानसिक रूप से अस्वस्थ बता दो कि आप क्या है, मानसिक रूप से उतना दमदार नहीं है। तो यही काम कौन कर रहा है? यही काम कर रहे हैं भाई साहब लॉर्ड मैकाले। इवन आप देखोगे यही वो एक्ट होगा जिसके अंतर्गत भारत में सिविल सेवा परीक्षा का प्रारंभ हुआ, का प्रारंभ करने की बात की गई है। वो किसके अंतर्गत की गई है? इसी एक्ट के अंतर्गत की गई। साथ ही साथ जो दास प्रथा है, जो दास प्रथा है, इस दास प्रथा को भी क्या है? गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। गैर कानूनी क्या होगा? घोषित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि भारत में धीरे धीरे जो नियम कानून थे वो कैसे बदलते चले जाएंगे और बदलते हुए नियम कानूनों में परिस्थितियां कैसे होंगी। और इसके बाद जो 1853 में एक एक्ट आएगा, चार्टर एक्ट 1853, उसमें भी कुछ बदलाव किए जाएंगे। उस एक्ट में आप देखोगे जो चार्टर एक्ट 1853 आएगा उसमें गवर्नर जनरल की 6 सदस्यीय बैठक होगी। वहां पर भी क्या होगा कि जो विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया जाएगा धीरे धीरे, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो एक्सपेंड जो है एडमिनिस्ट्रेशन का, जैसे जैसे एक्सपेंड किया जाएगा वैसे वैसे नियम कानून बदलते जाएंगे। तो ये तो बात यहाँ तक की अभी हुई है और आगे 1935 के अधिनियम तक अभी हम लोगों को इस पर चर्चा करनी है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा ये एक बार आप लोग बता दीजिएगा। और बाकी के जो एक्ट हैं 1853 हुआ या 1858 का अधिनियम होगा जिसको भारत शासन अधिनियम 1858 कहा गया है, क्योंकि वहां से ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत सीधे सीधे भारत का शासन प्रशासन आ जाएगा और कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा। कारण क्या होगा? 1857 की क्रांति। क्योंकि 1853 के आते आते ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार एक ऐसा मौका ढूंढ रही थी कि हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को कैसे भारत में समाप्त कर सकें, और सबसे अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई 1857 की क्रांति को लेकर। कहा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बस समर्थ है वहां का शासन प्रशासन चलाने में, इसलिए भारत का शासन अब सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आएगा। तो बाकी की चीजों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।